गुड इवनिंग। सियोज, सिमरन, सभी को गुड इवनिंग। आदित्य, मोहित, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो कल आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, घर में थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया होगा। किसी से क्वेश्चन हुआ ये? किसी ने क्वेश्चन किया था? अंशुल, दिव्यांश, शोभित, सभी को गुड आफ्टरनून। कार्तिक, गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा होपफुली। चलिए देखते हैं फिर ये क्वेश्चन। इसमें यही पूछा गया था कि ये सिचुएशन था इनिशियल लेवल पे और आपने एक एफ फोर्स अप्लाई किया। आपको बताना था कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। मिनिमम फोर्स आपको बताना था कि कितना लगेगा, जिससे कि ये मेक श्योर कर पाए हम लोग कि ये जो मास है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो m/5 है, ये बी मास, ये पुली तक मेक श्योर कर पाए कि पहुंच जाए। तो आप लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए था कि आप ये बताओ कि कोई भी पुली से लटका हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पुली से दो मासेस लटके हुए हैं, ठीक है। जैसे ये दो ब्लॉक है, मान लो ये दो ब्लॉक हैं, ऐसे लटके हुए हैं। तो किसी टाइम पे मान लो दो ऐसा हो जाए सिचुएशन, ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं और ये मान लो अगर 5 kg है और ये मान लो 2 kg है। अगर इसको छोड़ोगे, यहीं से इसको छोड़ोगे, तो तुम्हें जरूर पता है कि सर 5 kg तो बड़ा है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये एश्योर है कि भाई ये इधर ऊपर जाएगा, इसको कोई रिटार्ड नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। इसका जो भी एक होगा यहाँ पर mg जो इधर इसका लगेगा, वो टेंशन उसको ओवरकम करके इसको खुद ही ले जाएगा। तो ये बात थोड़ा यहाँ भी समझने का है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको पुली तक लाने के लिए ये एडजस्टमेंट देख लें कि ये जितना नीचे आएगा, ये पूरी एल लेंथ ऊपर जाएगा तो पुली पे आएगा। पूरा ये जो बॉल है वो एल लेंथ कवर करके यहां पर आएगा। लेंथ तो वो एल लेंथ कवर करेगा, नो डाउट। लेकिन क्या ये पूरे एल लेंथ के लिए फोर्स लगता रहेगा? क्या ये जरूरी है कि फोर्स जो है पूरा एल लेंथ के लिए लगे? नहीं। एक ऐसा टाइम हो सकता है जब हमारा जो है इस पर नेट फोर्स जीरो हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेट फोर्स इस पर जीरो हो, तो नेट फोर्स जब जीरो होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसका ये मतलब है कि कुछ डिस्टेंस ये ऊपर गया तो ये नीचे आएगा। तो ऐसा हो जाए कि ये जो मास है ये मास के जस्ट बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड का मास जब राइट हैंड साइड के मास के जस्ट बराबर होगा, उसके बाद अगर फोर्स लगाना आप बंद भी कर दोगे तो अपने आप वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद करोगे, एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इसका मतलब कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा और ये मास अब नीचे जाता जाएगा। तो इधर का वेट इधर वाले वेट के फोर्स से ज्यादा होगा, ये इसको खुद ही खींच ले जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट यही है कि हमें ये देखना होगा कि हम कहां तक फोर्स लगाएं, तभी तो मिनिमम लिखा है। कहां तक केवल हम फोर्स लगा दें जिससे कि हम मेक श्योर कर पाए कि ये यहां से यहां पहुंच जाए। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मास जो है बराबर कब होता है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मास बराबर होने के लिए मान लेते हैं ये वाई शिफ्ट हो गया, तो ये वाई शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये वाई डिस्टेंस मान लो नीचे आ गया, मान लेते हैं कि ए जो है यहां पर आ गया, वाई डिस्टेंस नीचे आ गया, ए यहां पर आ गया और वाई डिस्टेंस नीचे आ गया। तो आपको पता है कि ये यहां पहुंच जाएगा कुछ, या अलग डायग्राम में बना दूं, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। देखिए
ये थोड़ा मान लो ऊपर उठा और ये जो है थोड़ा और नीचे आ गया y। तो मैंने बोला y नीचे आ गया तो टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, पहले l, ये यहां पर आ गया तो ये टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी, पहले कितना बोला गया था, पहले कितना था देख लीजिए, l/4 था, l/4 था और ये l था, ठीक है, l/4 और ये l था। तो l/4 से आपने बोला कि y और आपने इसको खींच दिया, l/4 था मान लो, यहां से ये l/4 था, तो अब ये टोटल ये y आपने इसको खींच दिया और ये इनिशियली पुलिस से इसकी डिस्टेंस l/4 थी, l/4 थी। तो हमने बोला कि इसने एक्सटर्नल एजेंट का मास नहीं है भाई, वो हाथ से पकड़ के खींच रहा है, तो l/4 और मिनिमम है तो स्लोली खींच रहा है, l/4 है, ये y हो गया, ठीक है। और यहां पे जो b था वो l था, तो l से ये कितना उठ गया होगा, ये पूरा l था ना पहले, तो l से कितना उठ गया होगा, कंस्ट्रेंट मोशन से आप समझते हो कि ये y उठ गया होगा, ये y एक्स्ट्रा नीचे आया तो ये y ऊपर उठा होगा और ये पूरा l था, मान लेते ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये पूरा l था, आप डायग्राम से कनेक्ट कर सकते हो, तो ये कितना बचेगा, l-y, ठीक। अब हम ये बोल रहे हैं कि इस स्टेज में कि जब ये l/4 प्लस y है और ये l-y है, इस समय लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मास जो है बराबर हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि लेट आफ्टर y displacement let after y displacement of RHS side of the rope both side of the weight equal, तो दोनों साइड के वेट हमारे मान लो इक्वल हो गए, ठीक है। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अब इसको लिखना आसान है, आप सेंटर ऑफ मास से लिख सकते हो, इसका वेट कितना लिखोगे, एल लैम्डा दिया था लीनियर मास डेंसिटी, तो इतने लेंथ के रोप का मास हो गया लैम्डा l-y, ठीक है, ठीक है, लैम्डा l-y, वेट लिख रहे हैं तो GB मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये इसका हो गया, इसका कितना हो जाएगा, इसका मास आपको दिया हुआ था 1/5 ऑफ द टोटल मास, 1/5 ऑफ द टोटल मास, ये जो m है b, ये b था ना और ये अपना a था, तो ये जो b का मास है वो कितना दिया हुआ था, 1/5 ऑफ द टोटल मास ऑफ द रोप। तो आपने देखा होगा कि टोटल मास ऑफ द रोप जो है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितना है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप जो हैंगिंग है उसी से मतलब है, ये तो कॉमन रहेगा तो इसको नहीं ले रहे, l/4 और ये l, तो कितना हो जाएगा 5l/4, ठीक, टोटल लेंथ ऑफ द रोप। और इसका मास कितना हो जाएगा, mb कितना हो जाएगा, mb हो जाएगा 1/5 ऑफ मास ऑफ रोप, ठीक है, तो 1/5 इंटू 5 लैम्डा l/4, तो 5 से 5 कैंसिल, तो लैम्डा l/4 ये mb होगा, बोले बताइए मास जो होगा 5l/4, ठीक है, तो 5l/4 टोटल है, उसका जो है मास होगा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रोप का मास है उसका 1/5 कर दीजिए, तो आपको बॉल का मास मिल जाएगा, कितना होगा लैम्डा l/4। चलिए तो यहां पर देखिए इसका मास है m, तो m को क्या लिखेंगे, लैम्डा l/4, लैम्डा l/4, ये जो अभी मास ऑफ b निकाला आपने ना लैम्डा l/4, तो लैम्डा l/4 इंटू जी, तो ये LHS का मास हो गया,
ठीक है, ये रोप का हो गया, ये बॉल का हो गया, दैट इज इक्वल टू ये टोटल लेंथ कितना है, एल बाई फोर प्लस वाई, तो एल बाई फोर प्लस वाई इंटू लैम्डा इंटू जी। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास टोटल बैलेंस। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसने अगर वाई खींच दिया तो एलएचएस और आरएचएस का मास बराबर हो गया, एलएचएस और आरएचएस का वेट, मतलब वेट आपका दोनों साइड अब बराबर हो गया। तो देखिए जरा कि ये किस लेंथ पे ऐसा होता है। वाई यहां से निकाल लो, लैम्डा जी आपका कॉमन आ रहा है, हटा दो यहां से, एल माइनस वाई प्लस एल बाई फोर इज इक्वल टू एल बाई फोर प्लस वाई, एल बाई फोर भी कट गया तो एल इज इक्वल टू टू वाई, तो वाई आएगा एल बाई टू, वाई आएगा अपना एल बाई टू। इसका मतलब हुआ कि इस तरफ एल बाई टू होगा, एल माइनस एल बाई टू, और इस तरफ होगा एल बाई फोर प्लस एल बाई टू, मतलब थ्री एल बाई फोर। तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आप समझ गए क्या होने वाला है। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 एल बाई, वाई की वैल्यू हमें मिल गई एल बाई टू, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा अपना एल थ्री एल बाई फोर। मतलब अगर आप एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करिए, इसके बाद सोचिए क्या होगा। इसके बाद किसी को खींचना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही जो है, अब बॉल बी जो है खुद ही यहां से चला जाएगा। क्योंकि यहां पे नेट फोर्स जीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा इस सिचुएशन में। ये अपना है थ्री एल बाई फोर और ये होगा अपना एल माइनस एल बाई टू, तो एल बाई टू। क्लियर हो गया, दिस इज आवर फाइनल स्टेट एट इक्विलिब्रियम, ये हमने निकाल लिया एट इक्विलिब्रियम। मतलब इस साइड का वेट और इस साइड का वेट बराबर होगा। ये क्लियर है सभी को। अब आप क्या करने वाले हो, बस इसी को आप यहां पे अगर आप खींचना बंद कर दोगे, यहां से खींचना बंद कर दोगे तो भी जो है अब ये अपने आप चला जाएगा। ये मेक श्योर कर पाओगे कि यहां से खींचना बंद करोगे ये फोर्स इस पे जीरो रहेगा, क्योंकि इधर का वेट और ये पूरा पुलिंग फोर्स और इधर का पुलिंग फोर्स बराबर है ना। ये पूरा पुलिंग फोर्स और ये पूरा पुलिंग फोर्स बराबर है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम में V मैक्स होगा, V मैक्स होगा तो ये थोड़ा ऊपर उठेगा, और जैसे थोड़ा ऊपर उठेगा ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो वेट इधर वाला हमेशा बढ़ता जाएगा, इधर वाला घटता जाएगा, और ये मेक श्योर हो जाएगा कि ये उसको वहां पर हिट करेगा। तो दैट इज द क्रूशियल पॉइंट इस पूरे में। बाकी तो अब आप कर ही लोगे। क्या करोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा यू। स्लोली पुलिंग है तो W ग्रेविटी सॉरी इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के आपका जीरो रहेगा, मिनिमम हम निकाल रहे हैं, तो WF जो होगा वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ W ग्रेविटी, और माइनस टाइम्स ऑफ W ग्रेविटी वो अपने पास होता है डेल्टा U, वो होता है डेल्टा U। क्लियर है, क्लियर है सभी को। इसको इधर ले आइएगा तो माइनस W ग्रेविटी जिसको आप डेल्टा U लिख सकते हैं। मतलब जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, UF माइनस UI। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेट हो, ये फाइनल स्टेट आपने ढूंढ लिया, ये फाइनल स्टेट होगा ये। ठीक है, और इनिशियल स्टेट अपना ये रहेगा, ये वाला जहां से खींचना शुरू किया, ये इनिशियल स्टेट होगा। ठीक है, तो इस समय की पोटेंशियल एनर्जी UI आप लिख सकते हैं, और यहां वहां की UF लिख लीजिए। यहां पे सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा इस रोप का, L/2 पे, COM ऑफ रोप वो L/2 पे होगा, देख लीजिए। इस साइड के रोप का COM कहां पर होगा, L/4 पर, सब लोग समझ गए, L/8 पर। तो इसका मास, इतने रोप का मास, ध्यान दीजिएगा, इतने रोप का मास इनटू
ये पूरा m हो जाएगा इंटू जी इंटू एल बाई 8, और जीरो पोटेंशियल लाइन में यही मान रहा हूं, तो सब नेगेटिव होगा। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लिखने जा रहे हैं, इसकी लिखेंगे, और ये तो बॉल पार्टिकल है, इसका मास पता है, तो ये सीधे सीधे एम जी इंटू एच हो जाएगा। तो यू आई अगर मैं लिखूं तो यू आई आप यहां से लिख सकते हैं। यू आई क्या होगा बताइए? ये पूरे रस्सी का मास, ये पूरे रस्सी का मास कितना होगा? लैम्डा एल। ठीक है, ये मास हो गया एम जी एच। एच मतलब सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है? एल बाई 2, और ये नीचे है जीरो पोटेंशियल के, तो माइनस। अब आ जाओ इसका मास, इस पार्टिकल का मास। पार्टिकल का मास अभी आपने निकाल रखा है, लैम्डा एल बाई 4 एम हो गया, ठीक है, इंटू जी हो गया इंटू एच। ये कितना है? एल नीचे पड़ा है, और ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि जीरो पोटेंशियल लाइन के नीचे है। अब इधर का बचता है, तो इधर का क्या लिखोगे? माइनस ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? लैम्डा एल बाई 4, ये इसका मास हो गया, इंटू जी इंटू एल बाई 8। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, सब लोग समझ गए। तो यहां से यू आई अपने पास आ जाएगा। यू आई कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी, कॉमन ले सकते हैं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/32। चेक कर लीजिए, लैम्डा एल स्क्वायर जी सभी में कॉमन आ जाएगा, तो यू आई अपने पास आ जाएगा माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी, और यहां से ये 32, तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 8 प्लस 1, तो माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी 25/32। ये हो जाएगा अपना इनिशियल। चेक कर लीजिए सब लोग, इनिशियल चेक करिए, सही है? आप लोग का भी यही आ रहा है, 23 आएगा। ट्वेंटी थ्री कहाँ आएगा यार? सही तो है, ठीक है, 25/32, तो ये यू आई आ जाएगा। इसी तरीके से आप यूएफ निकाल सकते हो। यहां पे सभी बच्चे यूएफ लिख लो। ये यूएफ, इसका क्या लिखोगे? यूएफ फाइनल पोटेंशियल में तीन लोग हैं, एक ये रस्सी, एक ये रस्सी, और ये पॉइंट मास। तो इस रस्सी का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा एल बाई 4 पे। टोटल रस्सी का मास हो जाएगा लैम्डा एल बाई 2 जी इंटू एल बाई 4, ठीक है, और ये भी सब नेगेटिव होगा। और उसके बाद इसका मास वही था, कितना? लैम्डा एल बाई 4, तो माइनस लैम्डा एल बाई 4 जी एम जी, और ये पूरी कितने नीचे है? एल बाई 2, ठीक है। अब इसका मास माइनस लैम्डा 3L बाई 4, ठीक है, जी इंटू 3L बाई 8, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा 3L बाई 8 मिड पे। तो यहां से आप यू फाइनल निकाल लो। यू फाइनल देख लो क्या आ रहा है, माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी, कॉमन ले लीजिए, ये 8 है तो 1/8 प्लस 1/8 और माइनस 9/32, तो यू फाइनल कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी 1/4 माइनस 9/32, तो यू फाइनल हो जाएगा माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी 32 माइनस 1/32, कितना आ रहा है? यहां कुछ गड़बड़ है क्या? देखिएगा। टू बाई 8 मतलब 1/4, 32। अच्छा ये प्लस होगा ना, प्लस होगा ना, माइनस तो कॉमन ले चुका हूं सभी से, ठीक है। तो 32 आपने ले लिया, 17। चेक करिए सब लोग,
तो माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी 17/32 जूल। बस इसका डिफरेंस ले लेना है आपको, इसका आपको डिफरेंस ले लेना है। तो वर्क डन बाई एफ जो होगा माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी 70/32 माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, और ये कितना हो जाएगा इनिशियल वाला। इनिशियल आपने निकाला है लैम्डा एल स्क्वायर जी 25/32, तो लैम्डा एल स्क्वायर बाई जी 25/32। ठीक है, ये प्लस क्यों हो गया समझ गया ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। बस यहां से डब्ल्यू एफ आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा एल स्क्वायर जी, और ये कितना आ जाएगा 4। तो लैम्डा एल स्क्वायर जी बाई 4 इतने का वर्क डन होगा। ठीक है, 17 नहीं आएगा, 17 ही आएगा, देख लीजिए 4 8 जा और 9 8 17 ही होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें क्रिटिकल कंडीशन यही। और आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि कभी भी ऐसे यूनिफॉर्म चेन या रस्सी हो उसमें एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट अब अलग केस लेते हैं, चेन के अलावा कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक इरोडोफ का ही क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक हिल है कोई भी, और उसका ट्रैक ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा ट्रैक है, और यहां पे कोई छोटा सा ब्लॉक है m मास का, और इसको आपने ग्राउंड लेवल से, ये ट्रैक ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर होता है, फिर यहां से अचानक खत्म हो जाता है, अचानक यहां से खत्म हो जाता है। अब आपने यहां से इसको रिलीज किया है, आपने इसको रिलीज किया है, स्मूथ ट्रैक है। ठीक है, ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली हल्का सा राइट साइड स्लिप कर रहे हो इक्विलिब्रियम से, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दिख ही रहा है। ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस। ठीक है, फ्रॉम, तो अब ये पता है जैसे थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करोगे ये क्या होगा, ये गिरना शुरू करेगा। ये मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको, ये हाइट h है, ये स्मॉल h है। तो पूछा जा रहा है फाइंड, मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, वैल्यू ऑफ स्मॉल h, है ना। सो दैट, ये तो सभी बच्चों को पता है कि अब ये यहां से प्रोजेक्टाइल करेगा, फिर यहां पहुंचने के बाद ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये तो दिख ही रहा है सभी लोगों को। यहां से पहुंचने के बाद एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेगा, और जब प्रोजेक्टाइल करेगा तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है कुछ ऐसे होगी, और ये यहां पर गिरेगा कुछ रेंज पे। तो यही पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h फॉर विच आर मैक्स। तो हमें बताना है कि h की क्या वैल्यू होगी कि अपना जो है ये h मैक्स हो जाए। ठीक है, ये m मास है। तो अब यहां से ये h और ये h है, ये इरोडोव का पुराना क्वेश्चन है, एक बार एडवांस वालों ने भी इसी पे क्वेश्चन चिपकाया है। तो यहां से अपने पास ये h और ये h है और ये m मास है। तो पहले तो ये आपके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आप सब लोग समझते हो कि यहां पर पहले हम सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे, यहां पे सीधे सीधे हम एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हम कर लेंगे क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत नहीं है, सेम ही आएगा। वर्क एनर्जी भी करोगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो है, तो इधर होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहा हूं। अब इनिशियल और फाइनल स्टेट आप किसको मानते हो, किसी को भी मानो,
लेकिन एक आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए एक जीरो पोटेंशियल लाइन मानना पड़ता है, वो आपने मान लिया। तो यहां पे लिख रहे हैं UI, ठीक है, ये अपना इनिशियल स्टेट होगा और ये अपना फाइनल स्टेट होगा। तो यहां से हम एनर्जी कंजर्वेशन करके इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो UI क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज किया गया है mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू, सॉरी इनिशियल काइनेटिक तो जीरो होगा, रिलीज करे हो, इज इक्वल टू यू फाइनल। यू फाइनल क्या करेंगे, यू फाइनल अपने पास होगा mg⁻h प्लस हाफ mv²। देखिएगा क्लियर है, बस यहां से v सॉल्व कर लीजिए। तो v अपने पास आ जाएगा, m तो कैंसिल ही हो जा रहा है, ठीक है, और इधर अपने पास आ रहा है v² इज इक्वल टू 2gh माइनस gh, ऐसे लिख सकते हो। तो v² इक्वल टू g कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें भी तो आएगा तो पूरे ही कॉमन ले लो, डायरेक्ट लिख रहा हूं। v हो जाएगा अंडर रूट 2gh माइनस h। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बहुत बच्चों को रटा होता है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते थे। अब हमें निकालना है कि इस h को क्या वैल्यू हो जिससे कि ये मैक्सिमाइज हो जाए। तो फॉर h टू बी मैक्सिमम हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए आप पहले रेंज का एक्सप्रेशन निकाल लें। t इक्वल टू, यहां पे प्रोजेक्टाइल मानो, यहां से यहां पे ग्राउंड पे आने का जो टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इस प्रोजेक्टाइल का, बताइए, अंडर रूट 2h अपॉन g, यही तो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो अब क्लियर है। अरे uy अपना जीरो है, सीधे सीधे h इक्वल टू हाफ GT² लगा दो, अंडर रूट 2h अपॉन g। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा अपने पास 2gh माइनस h। ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है यहां से यहां। अब आगे ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल में, इनटू अंडर रूट 2h अपॉन g। तो r अपने पास हो जाएगा, g से g कैंसिल करो, ये 4 बाहर तो 2 बाहर, अंडर रूट h माइनस h। तो नाउ r इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल h, r इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल h, मानते हैं r अपना स्मॉल h का क्या है, फंक्शन है। तो अगर r अपना स्मॉल h का फंक्शन है और हमें h ढूंढना है तो मैक्सिमम मिनिमा लगा लो। तो फॉर r टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, dr बाई dh शुड बी जीरो। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। फिजिक्स में बताया मैंने आपको कि सेकेंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वही आता है। तो आप करके देख भी सकते हैं। पहले यहां क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एच ऑफ 2 बाहर ले लीजिए, इसको आप करोगे तो 1/2 अंडर रूट h माइनस h, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, dr बाई डी एच, सीधे सीधे चेन रूल यूज कर लो। तो d बाई डी एच ऑफ 2 बाहर ले लिया, h माइनस h, इसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, इक्वल टू 0 करने जा रहे हो, यही ना। तो यहां से आएगा 1/2 अंडर रूट h माइनस h, ठीक है, और फिर अंदर की चीज को करोगे तो क्या आएगा अपने पास, h माइनस 2h इक्वल टू 0। जो बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे उनको याद होगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में भी यही रिजल्ट आता है, h इक्वल टू h/2, ठीक है, यही आएगा। आप चाहते हो कि सेकेंड डेरिवेटिव पे देखें कि ये वैल्यू मैक्सिमा आ रही है कि नहीं आ रही है, आप करके देख सकते हो, ये मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा h जो है अपना h/2 होना चाहिए, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं अभी अभी, रिपीटर हैं, जिनको याद होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में भी यहां से एक
ऐसे क्वेश्चन याद आ रहा है, टैंक है, इसको आपने यहाँ पे होल कर दिया, पानी यहां से गिर रहा है, तो पानी का ये मैक्सिमम रेंज बताओ, तो यही सेम रिजल्ट आता है वहां भी। तो जिसको याद होगा वो तो डायरेक्ट मार देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक सीन लेते हैं कि ये ट्रैक अब कुछ ऐसा हो चुका है, इसी ट्रैक को मैं चेंज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ट्रैक जो है अब कुछ ऐसा हो चुका है, मान लो ये ट्रैक मान लो ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू है, मैं बना नहीं रहा हूं, ट्रैक पूरा कंटिन्यू है आगे, ये ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड पे है, वर्टिकल ट्रैक है, दिख रहा है ना, ट्रैक जमीन पर नहीं है, ऐसे उठा हुआ है थोड़ा, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर रहे हो, किसी एच हाइट पे, किसी एच हाइट से, यहां से किसी एच हाइट से कोई ब्लॉक रिलीज कर रहे हो, स्मॉल डायमेंशन का ब्लॉक है, उसका डायमेंशन नेग्लेक्टेड है, एक स्मॉल ब्लॉक है एम मास का, इसको आप यहां से रिलीज कर रहे हो। ठीक है, ट्रैक इज स्मूथ, ट्रैक इज स्मूथ। ठीक है, आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इसका सेंटर ये है ट्रैक का, और यहां से ये वर्टिकल हो चुका है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है। आपसे पूछा जा रहा है, ये एच ले लीजिए कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट ब्लॉक जस्ट कंप्लीट, सो दैट जस्ट का क्या मतलब है, सो दैट ब्लॉक कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे, उसके लिए आप कितनी हाइट से इसको छोड़ोगे, वर्टिकल सर्कल को ये कंप्लीट करे। ठीक है, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे तो वो कितनी हाइट पे आप इसे छोड़ोगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को भी आप इजीली एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। दो ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है ऐसे क्वेश्चन में, एक एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करेगा तो या तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म। चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, एक चीज हमेशा उसमें रहेगी, कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी पार्टिकल कर्वलीनियर मोशन नहीं कर सकता, और सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ए कर्वलीनियर मोशन। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। जिस बच्चे को रिजल्ट याद है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वो वहां से डायरेक्ट चिपका सकता है। ठीक है, लेकिन मान लो अभी उस पर हम आएंगे, अभी मैंने वो बताया नहीं है, तो बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो हम जनरल कर लेते हैं। जिन बच्चों को रिजल्ट पता है कि भाई ये mgh से यहां की वेलोसिटी निकाल लो, और यहां से यहां पहुंचने के लिए होती है √5gr, √5gr, बहुत बच्चों को पता हो सकता है। ठीक है, तो वो वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरल बता देता हूं क्योंकि अभी मैंने वो रिजल्ट अभी बताया नहीं है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, आपको मिनिमम की कंडीशन है, मिनिमम वर्ड यहां बहुत मायने रखता है। कैसे, देखिए, आप ये बताओ कि अगर इसको मिनिमम, इसको यहां पहुंचा, वो सर्कल को पूरा कंप्लीट करना है, ट्रैक मैंने पूरा नहीं बनाया, ये ट्रैक ऐसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा, तो ब्लॉक को कहां पहुंच जाना चाहिए, ब्लॉक जो है अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये चीज देख पा रहे हैं आप लोग,
ब्लॉक अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के अभी इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, अगर यहां पहुंच के भी इसकी वेलोसिटी कहीं अचानक जीरो हो जाती है, कहीं अचानक जीरो हो जाती है, तो आगे का मोशन नहीं होगा, यहां ड्रॉप कर जाएगा। तो यहां पे पहली बात तो ये होना चाहिए कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर कंडीशन ये है, आगे आप वर्टिकल सर्कल में भी यही कंडीशन यूज करेंगे। फॉर ब्लॉक to complete the vertical circle, velocity at highest point should be नॉन जीरो होनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये यहां पे यहां तक आते आते जीरो हो गया तो यहीं से ड्रॉप कर जाएगा, आगे वो सर्कुलर कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं कि फॉर ब्लॉक टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी नॉन जीरो, पहली बात। तो नॉन जीरो होगा तो अब देखें यहां पे दो चीजें लगाओ, यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन करके इसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको मैं कुछ सी ले लेता हूं, तो फ्रॉम सी टू बी एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे जीरो पोटेंशियल मैं यहां मान रहा हूं, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं जीरो पोटेंशियल यहां मानना चाहता हूं, मान सकता है, फिर H माइनस टू आर लिखेगा, ठीक है, मैं यहां मान रहा हूं, तो ये UI होगा, ये अपना इनिशियल स्टेट है। हमेशा आपको बताया है कि एनर्जी कंजर्वेशन में पहले ये डिसाइड कर लो कि कहां से कहां की एनर्जी लिखनी है, तो ये इनिशियल स्टेट होगा और ये अपना इनिशियल स्टेट होगा C वाला, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो क्या लिखोगे? mgh इज इक्वल टू, यहां आने के बाद ये दो R और R, तो क्या हो जाएगा? mg2r प्लस हाफ mv स्क्वायर, देख लीजिए, क्लियर है। अब आप यहां की बात करिए कि इसके लिए अब क्या क्या लगेगा, ये यहां से यहां सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है देखो जरा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एक mg लग रहा है, और ये ट्रैक जो है नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ट्रैक भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड होगा ट्रैक के वजह से, तो यहां पे ये mg है, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ठीक है। बाई सर्कुलर मोशन क्या एक इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों में यही इक्वेशन बार बार बनानी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। बाई सर्कुलर मोशन एक इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है N प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां तक तो आप लिख लिए, लेकिन अब कहानी शुरू होगी इसकी, मिनिमम वर्ड की। इसका हम क्या यहां पर यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में एक एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन इक्वेशन लिखा और एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, ठीक है। अब हम ये मिनिमम वर्ड का यूज कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए हम चाहते हैं कि हम कम से कम एच की बात करें जिससे अपना पर्पस सॉल्व हो जाए कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इधर देखो वी मिनिमम होगा, यहां से शुरू हो जाओ, एच अगर मिनिमम है, ये सब कांस्टेंट है, तो वी मिनिमम होगा। फॉर एच मिनिमम वी आपको दिख रहा है, वी मिनिमम होगा, और वी मिनिमम होने के लिए, फॉर वी मिनिमम होने के लिए ये mg तो कांस्टेंट रहेगा, ये टर्म जीरो हो जाए, जस्ट मतलब वहां पहुंचकर नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो हो। आप बोलो सर नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो होगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा, नहीं, उसके बाद वेलोसिटी होगी तो अपनी ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू कर जाएगा, और जैसे ही वो ट्रेजेक्ट्री को इस तरीके से कंटिन्यू कर जाएगा, यहां के बाद जैसे ही, देखिएगा ध्यान से, ये समझने वाली बात है,
जैसे ही ये यहां से वेलोसिटी की वजह से इधर कंटिन्यू कर जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इसको अलग नहीं कर सकता इससे। क्यों? क्योंकि इसके पास mg sin थीटा लग रहा होगा और इस mg sin थीटा से ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर जाएगा। तो शायद समझ गए सब लोग कि ऐसे कंडीशन में अब आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ चीजें होती है रटने वाली। आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये दो इक्वेशन और मिनिमा की कंडीशन में आपने सीखा, यही टेंशन और स्ट्रिंग के लिए भी हम यही करेंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचाना है तो उस समय वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, टेंशन जीरो होगा। तो उसी तरीके से यहां पर भी है, तो H मिनिमम के लिए V मिनिमम होगा और V मिनिमम के लिए नॉर्मल रिएक्शन उस समय जीरो होगा। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो है बट वेलोसिटी है तो वो यहां पे कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, वो ट्रैक को कंटिन्यू करेगा। जैसे किसी थीटा पे जाएगा mg sin थीटा का टेंजेंशियल फोर्स उसको नीचे ले जाएगा। ठीक है, मिनिमम कंडीशन में मैंने ये कहा कि अगर H मिनिमम है तो ये देखिए ये कांस्टेंट चीज है, ये मिनिमम होना चाहिए। अब यहां आ जाइए, इसको मिनिमम होने के लिए यहां पे इसको तो आप जीरो नहीं कर सकते, ये चीज है, इसको मिनिमा मैक्सिमा कर सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज होने के लिए यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो किया गया है। उसका रीजन क्या है? ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो करने का मतलब कि ये यहां आने के बाद भी अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है बट वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, इसके पास वेलोसिटी है, तो ये कुछ यहां आ जाएगा और जब ये यहां आ जाएगा तो ये mg sin थीटा से ये ट्रैक को कंप्लीट कर जाएगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड। तो ये कंडीशन है मिनिमम की। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, कुछ बच्चे ने निकाल भी लिया, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। H इक्वल टू 5r/2, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। फॉर V मिनिमम n जीरो करिए, तो n को जीरो किया आपने तो आपको V मिनिमम मिल गया। V मिनिमम यहां पे mv स्क्वायर मिनिमम की वैल्यू ही लिख दीजिए mgr, उसको लाके यहां पे पुट करिए। ठीक है, तो इसको जब यहां पे ला के पुट करेंगे तो आपको H मिनिमम मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? mgh मिनिमम इज इक्वल टू mg2r प्लस mgr/2। तो ये आ जाएगा mgh मिनिमम इक्वल टू 5 mgr/2। तो H मिनिमम आ जाएगा 5r/2। H मिनिमम आएगा 5r/2। तो आपने, और इसको मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं हर चीज तो कभी नहीं बोलता रटने के लिए, बट ये सब रिजल्ट जब आप अपने शॉर्ट कहीं पे नोट्स बना रहे होंगे तो ये सब जरूर लिखा करिए विथ थोड़ा सा उसमें कि कब किस कंडीशन में है। ये है H मिनिमम एंड आई विल से जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो। आपको आपका समय बचेगा, आगे के क्वेश्चन में चेकिंग हो जाएगी। मान लो आपको कोई क्वेश्चन देता है, यहां कोई क्वेश्चन देता है H की वैल्यू R के टर्म्स में, जिस बच्चे को ये याद होगा कि ये 5r/2 से बड़ा होना चाहिए, है ना, या जस्ट इसके बराबर, ये क्रिटिकल कंडीशन है, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने पास क्या हो जाएगा? H मिनिमम हो जाएगा 5r/2। ये क्लियर है? तो आप ध्यान से देख लेना ऐसे क्वेश्चंस में कि पहले देख लेना H कितना दिया हुआ है, वो 5r/2 दिया है कि नहीं। अगर कहीं उससे छोटा दिया है तो कहानी और भयंकर रूप लेने वाली है, तो वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले ये क्लियर है सभी बच्चों को कि 5r/2 जो होना चाहिए इसका H मिनिमम, तो ये ट्रैक को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब कहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसी पे कि अगर ये वैल्यू 5r/2 है तो बताओ कि ये D पॉइंट पे ट्रैक ने इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। सो मेनी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कर लोगे? यहां पर ट्रैक ने कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, तो यहां से लेके यहां तक की एनर्जी कंजर्वेशन करिएगा, यहां की वेलोसिटी निकाल लीजिएगा Vd। ठीक है, Vd जब निकाल लेंगे आप तो Vd निकालिए। अगर आपसे बोला जाए Vd निकाल दीजिए, H मिनिमम अगर यही है आपने निकाल लिया है तो इस केस में Vd निकाल दीजिए। और Vd जब आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन Vd पे कैसा लग रहा होगा? अगर ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा,
ये Vd होगा, तो आप यहां से नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं n, और इधर mg है, इधर mg है, तो mg इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, और ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें Vd निकालना होगा, और Vd आप एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा mg इंटू 5r/2, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं। फ्रॉम कहां से कहां, C टू D एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, mg 5r/2 इज इक्वल टू, यहां आओगे तो mgr प्लस हाफ m Vd स्क्वायर, तो यहां से m Vd स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी देख लो, 5 mgr/2, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 mgr माइनस 2 mgr इक्वल टू mvd स्क्वायर, तो यहां से mvd स्क्वायर r की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो आएगी 3 mg इक्वल टू mvd स्क्वायर अपॉन r, और यही अपना नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एट D, ये है नॉर्मल रिएक्शन एट D, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि D पॉइंट पे बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा होगा अगर H मिनिमम है तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप B पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप A पार्ट बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक भाई साहब कह रहे हैं, राम भाई साहब की, अरे सर थोड़ा बात उत कर लिया कीजिए, इंटरेक्शन हो जाता है। ये समझ में नहीं आता है, बातचीत करने के लिए आप मेरे घर आ जाओ, आपको बढ़िया चाय कॉफी पिला के दिन भर आपसे बातें करते हैं, आपसे उसका अगर भला हो जाए तो भला इसी में होगा भाई। मास्टर तो आपसे बात बोर्ड से ही करेगा, तो जितना ज्यादा बोर्ड के थ्रू बात करेगा वही आपके लिए फायदेमंद है, ओवर से रिपीटर बैच के लिए, ठीक है। बाकी मेरे पास और कोई बहुत ज्यादा बात है नहीं, बहुत स्टोरी नहीं है मेरे पास कोई जो मैं आपको सुनाऊं। साल भर स्टोरी सुनाऊंगा, आप ही बाद में गरियाओगे भाई इस टाइम पे कोर्स खत्म नहीं किया। यहां पे सी पार्ट, इसी में एक सी पार्ट जो है अगर बना दें, सी पार्ट इसी का बना दें, क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, इसी में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इफ h इज इक्वल टू 2r, इफ h इज इक्वल टू 2r, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट attained by the block from the ground। तो ग्राउंड से ब्लॉक मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड किया होगा, है ना, अगर h 2r है, h इक्वल टू 2r। राम से फिर आदि पुरुष याद आ गया। सही है भाई, अरे ये सब चक्कर में ना पड़ो, कहां हो किस चक्कर में, बस आपका चक्कर यही होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, नहीं तो घन चक्कर बन जाओगे। अभी आपके दिमाग में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए बस। ऐसे ही आपको इसी पढ़ाई को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, मुझे तो कभी कभी हंसी आती, सही बताऊं तो आप लोगों को। फायदे भी हुए हैं, बहुत ड्रास्टिक फायदा हुआ है नो डाउट, ये ऑनलाइन एजुकेशन का और इसका, बट ठीक है, बट इसके बहुत डिमेरिट्स भी होते जा रहे हैं, जिसमें बच्चा जो है मकड़े की जाल की तरह उलझ गया है। सबसे बड़ा वो मकड़े का जाल है यूट्यूब। बच्चा यूट्यूब में घुसता है तो घंटों उसके ये देख लें, वो देख लें, वो भाई साहब ने क्या किया, किस भाई साहब ने किससे लड़ाई कर ली, कौन छोड़ के कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है,
पूरा का पूरा बच्चा जो है बेचारा इसी इसी पूरे मतलब एक सीरियल चलता रहता है, साल भर इसी सीरियल में उलझा रहता है। तो उन बच्चों को मुझे थोड़ा सा तरस आता है कि वो मेहनत भी करते हैं बट इन सब चक्करों में पढ़कर वो अपना पूरा जीरो कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने काम भर का जो है यूज करिए ऑनलाइन इसको, यूट्यूब को। तो h इक्वल टू 2r, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहां कहानी देखिए, अब जिस बच्चे को ये रिजल्ट थोड़ा पता होगा तो आप शायद अब समझ रहे होंगे कि वो इजिली इसको गेस कर पाएगा कि हो क्या रहा है। ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अब h इक्वल टू 2r है, मतलब ट्रैक की जो डायमीटर है, ट्रैक थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो जो डायमीटर है चौक से ये सब बहुत इजीली बन जाता है, यहां स्लिप करता है बहुत ज्यादा। चलो यही रखते हैं। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, काम भर का बन गया। अब तो देखिए ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब आप सभी बच्चों को क्लियर है कि ग्राउंड से इसकी जो हाइट है ट्रैक का, जहां से आप इसे छोड़ रहे हो, वो 2r है, जो कि 2.5 से कम है। तो ये मेक श्योर होता है कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये m मास है और ये h आपको दिया जा रहा है कितना, 2r के बराबर। तो उस रिजल्ट का फायदा ये है कि आप इजीली चेकिंग कर लोगे, है ना। नहीं तो क्या होगा कि बहुत बच्चे मैक्सिमम हाइट को यहां तक सोच लेंगे, ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सभी को क्लियर है, ठीक है, ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और यहां पे जब ये नहीं पहुंच पाएगा, आप इसको यहां से रिलीज कर रहे हो, ठीक है। और यहां पे आपको दिख रहा है कि जो 2r है वो लेस देन h मिनिमम है, ठीक है। 2r जो है वो लेस देन h मिनिमम है। तो आप बोल सकते हो कि ब्लॉक डज नॉट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल को ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये तो क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई। आपका रिजल्ट एडवांस में अगर 76 रैंक है, उसको आगे बढ़ाइए। टेस्ट में रिजल्ट आप अंडर 100 में चल रहे हैं, फिर अंडर 50 में आ रहे हैं, तो बहुत कुछ डिसाइड होता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं पे ये कांटेक्ट लूज करेगा, लेकिन लूजिंग कांटेक्ट का जो जोन होगा, ये सभी बच्चे समझ रहे हैं कि लूजिंग कांटेक्ट का जोन जो है इधर होगा, 90 डिग्री के इधर। मानते हैं कि नहीं, क्योंकि इधर तो mg sin थीटा इसको पुश करेगा। mg का जब आप कंपोनेंट लोगे, देखिए ये भी समझिए, ये है, तो अगर इस जोन में रहोगे तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्रिएट करेगा। इस जोन में रहोगे तो mg का साइन थीटा इधर लगेगा, जो इसको कांटेक्ट लूज कर सकता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के ऊपर ही कांटेक्ट लूज होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, ये तो सब लोग समझ रहे हैं। तो यहां से अपने पास होगा कि मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो इसे लूज करना है, तो मान लेते हैं कि ये कहीं थीटा पे जाके कांटेक्ट लूज करता है, किसी थीटा पे जाके कांटेक्ट लूज कर देता है। और मैं आपको थोड़ा प्रेफर ये बोलूंगा कि आप हमेशा प्रेफर करिए वर्टिकल से एंगल लेने में, आपको लिखने में आसानी होगी और कोई बात नहीं। आप लेना चाहें तो हॉरिजेंटल से ले सकते हैं, बट
जस्ट प्रेफर इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंगल वर्टिकल से मान लो, लूजिंग कांटेक्ट का एंगल वर्टिकल से मान लो, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप वर्टिकल से मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ये वेलोसिटी है v, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन जब ये करेगा कुछ अपनी वेलोसिटी से, एंगल जज कर लीजिए, तो यहां पर अब ये कुछ वेलोसिटी इसकी v होगी, ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा, इधर mg लग रहा होगा और ट्रैक का नॉर्मल रिएक्शन भी इधर लग रहा होगा। तो नेट सेंट्रीपिटल कौन है, देखिए ये थीटा होगा, इस तरफ आपके पास n का कंपोनेंट आएगा और mg का, दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे, है ना। तो इस तरफ अपने पास n होगा और इधर होगा mg cos थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं n प्लस mg cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और आप ये मान के चल रहे हैं कि यहां कांटेक्ट लूज हो रहा है, थीटा कौन सा एंगल है, वेयर ब्लॉक लूजिंग कांटेक्ट विद द ट्रैक, लूजिंग कांटेक्ट विद द ट्रैक, यही तो है। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, तो यहां से एम वी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इन सब में यही दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर 3r/2, 3/2 आएगा एंगल, सही है आपका। अच्छा आप मैं आपसे, लेकिन मैंने हाइट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है, यहीं से शुरू होता है। अब आप v निकालना चाहते हो तो यहां से यहां आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लीजिए, ए टू बी, जीरो पोटेंशियल में फिर से यही मान रहा हूं ग्राउंड को, तो एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, यही होगा भाई। यू आई अपना कितना है, एम जी टू आर, काइनेटिक एनर्जी रिलीज थी जीरो है, यू फाइनल कितना होगा, ये आर है और ये भी अपना आर होगा, तो कितना हो जाएगा, एम जी टू आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो। अब एम वी स्क्वायर की वैल्यू लिख लो यहां से, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, अब देखो ध्यान से, वो एंगल निकाल रहे हैं जहां पे कॉन्टेक्ट लूज कर रहा है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो, एम जी आर कॉस थीटा, तो ये आएगा एम जी टू आर प्लस एम जी टू आर, ये तो गलत लिखा है ना, ये टू आर कहां होगा, आर है ये, देखिए ये एंगल भी जज करिए, ये आर तक कहां पहुंचा है, अभी ये आर है, तो ये यहां तक पहुंचा है, और ये कितना है, आर कॉस थीटा, और ये पूरा है आर, ठीक है। तो फाइनल कितनी हाइट पे चढ़ा वो, ठीक है, वो फाइनल कितनी हाइट पे चढ़ा, एम जी आर 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्लियर है सभी बच्चों को, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सभी को क्लियर है, आर और आर कॉस थीटा, ठीक है, आर और आर कॉस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जब ये करोगे तो यहां पे एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, इट इज एम जी आर कॉस थीटा, और यहां से थीटा निकाल लो, एम जी टू आर इज इक्वल टू एम जी आर, ओपन कर रहा हूं, एम जी आर कॉस थीटा, और प्लस ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से लाके रख रहे हैं आप, तो वो कितनी हो जाएगी, एम जी आर कॉस थीटा, तो एम जी आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एम जी आर इज इक्वल टू 3/2
एम जी आर कॉस थीटा। तो यहां से एम जी आर कैंसिल होता है और कॉस थीटा तुम्हें मिल जाता है कि किस एंगल पे वो लूज करेगा, वो होगा 2/3। वो एंगल होगा 2/3। आपको ये रटना, यहां पे तो आपको रटना नहीं है या ये काफी ऐसा एंगल है जो आपको कई सारे क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा लूजिंग कॉन्टेक्ट का। लेकिन उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि क्या ये हमेशा ऐसा होगा, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब आप जो ट्रैक कंप्लीट करेगा उसके डायमीटर हाइट पे, अगर आप रट रहे हो तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डायमीटर हाइट पे से अगर आप छोड़ोगे तब लूजिंग कांटेक्ट का एंगल अपना 2/3 है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो cos थीटा अपने पास आ जाएगा 2/3, ये क्लियर है। अब cos थीटा अपने पास 2/3 आ गया, तो यहां से कांटेक्ट लूज होगा भाई। अब कांटेक्ट लूज होगा तो जाएगा कैसे, ये प्रोजेक्टाइल बनेगा। ये देख रहे हैं आप, यहां से प्रोजेक्टाइल करेगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये अपने पास क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, और यहां से ये ऐसा एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये इसका एच मैक्स होगा। मानते हैं कि नहीं, ये इसका एच मैक्स होगा। तो ये चीज मैं यहां बड़ा करके बना दे रहा हूं। तो आपने देखा कि ये किसी थीटा पे, ये थीटा था, ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल जाएगा v से, ये 90 माइनस थीटा यहां आपको मैं बता दे रहा हूं सभी, और ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जाएगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ, और यहां पे जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सॉरी, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद ये नीचे उतरेगा और कहीं ट्रैक पे फिर गिरेगा। तो आपसे पूछा गया था कि ग्राउंड से बताओ कि ये मैक्सिमम कितनी दूरी पे होगा। तो अब ग्राउंड से जब ये यहां पर होगा ना, देखो, जब ये यहां पर होगा ब्लॉक, जब ये ब्लॉक यहां पर होगा, उस समय ये ग्राउंड से सबसे ज्यादा हाइट पर होगा। मानते हैं कि नहीं? तो वो अब आप इजिली निकाल सकते हैं। टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से टोटल हाइट आप निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच मैक्स, आर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस एच मैक्स, ये होगा भाई। अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा आपको पता है, एच मैक्स तो प्रोजेक्टाइल का सब लोग निकाल लोगे। एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, मतलब ये वी स्क्वायर होगा, यहां पर हो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होगा एच मैक्स। अब वी कैसे निकलेगा, वी यहां निकाले हो, कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 रख दो, तो अपने पास कितना आ जाएगा वी, वी कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 3gr/2, 3g/2, 3gr/2 है ना। तो 3gr/2 इंटू 1/2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ट्रायंगल बना लो। ये अगर ट्रायंगल बनाते हो, ये थीटा है, तो कॉस थीटा 2/3 है, तो ये √5 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 5/9, √5 का स्क्वायर 5 और 3 का 9। अब यहां से देख लो क्या क्या आ रहा है, जी से जी कैंसिल, ठीक है, और यहां से ये 4 और ये 12, तो 5r/12, 5r/12। एच मैक्स जरा चेक करिए सभी बच्चे, यही आ रहा है क्या, एच मैक्स चेक करिए, यही आ रहा है, 5r/12 आ रहा है क्या, चेक करिए सब लोग।
अब वी गलत लिख दिया है, कॉस थीटा अपना 2/3 है ना, तो 2/3 होगा तो 2g/3 होगा। कॉस थीटा यहां पे करो तो v की जो वैल्यू आएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा अगर आप यहां पे 2/3 पुट कर रहे हो तो अपने पास m से m कैंसिल हो जाएगा, 2g/3r होगा ना, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर होगा 2g/3r। चेक कर लीजिए, 2g/3r, यस, तो 2g/3r का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा 5/9 इंटू 1/2g, ये होगा भाई। तो यहां से एक जी बच जाएगा अपना, और फाइनली कितना आ रहा है ये 4 से एक 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 10 से जी भी कैंसिल ही कर देते हैं, जी भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली देखो कितना आ रहा है, आर भी है ना, यहां आर भी आएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू में आर भी आएगा ना। अच्छा, वी स्क्वायर तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, वी स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसको हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यहां से वी स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां लिख दे रहा हूं, देखिए इस चीज को यहां लिख दे रहा हूं, mg 2/3 इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल हो गया, तो मैं यही कह रहा हूं कि v स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो आएगा अपने पास 2gr/3, 2gr/3, v स्क्वायर ये आएगा, तो v स्क्वायर आएगा 2gr/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज योर 5/9 इंटू 1/2g, तो ये g से g कैंसिल होता है और 2 से 2, तो 5r/27, चेक करिए सब लोग, 5r/27 बिल्कुल ये आएगा, पहले ही बता दिया करो यार, 5r/27, ठीक है, एच मैक्स। तो बस अब निकाल लीजिए, r 1 + 2/3 प्लस 5r/27, तो फाइनली आएगा 5r/3 प्लस 5r/27। $50r/27, चेक करिएगा भाई, 50r/27 ये आएगा, ठीक है, 50r/27 ये मैक्सिमम हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है? तो ये पूरे क्वेश्चन से आपने बहुत सारी चीजें सीखी। पहले तो ये सीखा कि हम एच मिनिमम के लिए टॉप मोस्ट, वी मिनिमम के लिए एच मिनिमम के लिए वी मिनिमम होगा, वी मिनिमम निकालने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या कंडीशन रखेंगे कि उस इंस्टेंट पे जस्ट नॉर्मल रिएक्शन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं करेंगे। अगर वेलोसिटी जीरो कर देते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वहीं से ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन कि मान लीजिए आपने पास एक रिंग है, कुछ इस तरीके की है, ऐसी रिंग है, ठीक है। और हमने क्या किया है, यहां पे एक वर्टिकल, ये वर्टिकल है और इसको किसी धागे से बांध रखा है, स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग से हैंग है, किसी स्ट्रिंग से हैंग है। ये किसी स्ट्रिंग से हैंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इससे हैंग है और इसके अंदर दो बॉल है,
इसके अंदर दो बॉल हैं, इनको आप रिलीज कर रहे हो और टॉप मोस्ट पॉइंट से जस्ट टच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा फिगर है। जस्ट ये क्या कर रहे हैं, जस्ट ये इसको टच कर रहे हैं, थोड़ा ये ऊपर बन गया है, समझ ही रहे होंगे। दोनों एम एम मास के हैं, ये दोनों एम मास के हैं। और ये जो पूरा फिगर, मतलब ये जो ग्रुप है, ऐसा होगा ना, एक आपका बड़ा सा रिंग होगा, एक छोटा रिंग होगा, और रिंग क्या होगा, वो उसके अंदर वो टनल टाइप का होगा, वो टनल टाइप का होगा, और उसके अंदर दो बॉल डाले गए। ठीक है, और यहां पर ये जो है इसको रिलीज किया जा रहा है, बोथ द मासेस आर रिलीज, और ये सब स्मूथ है इसके साथ। ठीक है, बोथ द masses are released। ठीक है, फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट। तो और इसका मास है पूरे का m। फाइंड क्या करना है, शो करना है हमें, इफ small m is greater than or equal to 2m by 3, sorry 3m by 2, 3m by 2, then ring will rise। अरे यार, रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर m जो है, स्मॉल m जो है बॉल के मास है, वो अगर 3m by 2 से बड़ा होता है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो है यहां से उठने लगेगा, रिंग उठने लगेगा। ठीक है, और हमें ये स्मूथ लेके चलना है, ऑल कॉन्टेक्ट सर्फेसेस आर स्मूथ। ऑल कॉन्टेक्ट सर्फेसेस आर स्मूथ। ये वर्टिकल सर्कल की कहानी चल रही है भाई, धीरे धीरे अब वर्टिकल सर्कल ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों को केवल टॉपिक, नाम, किताब, इन्हीं सबसे मतलब होता है। फिजिक्स में पढ़ क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, इस पे ज्यादा मतलब रखिए। ये हो गया, वो हो गया, यही प्रॉब्लम है। यहां पे ये m है और ये है। ठीक है, अच्छा ये चीज है, और एक एजम्पशन देख लो कि इसका डायमीटर बहुत छोटा है, मतलब ये रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस को हम बहुत नेग्लिजिबल मान रहे हैं। कि यहां लिख दे रहा हूं मैं कि इनर एंड आउटर रेडियस एज्यूम टू बी सेम। ठीक है, तो इनर और आउटर रेडियस को हम सेम मान रहे हैं। वो मैंने फिगर बड़ा बनाया है आपको समझाने के लिए, वो लगभग उसका इनर और आउटर आपका क्या होगा, सेम होगा। रिंग राइज कैसे होगा, यही तो आपको सोचना चाहिए ना भाई, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो। यही तो, अगर आप आईटीएन बनना चाहते हो तो पहले आपको सोचना चाहिए, कमेंट करके तुरंत हमसे पूछना चाहिए थोड़ा नहीं तो क्वेश्चन का आप कहां मजा ले पाओगे, जब आप खुद नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन का मजा नहीं ले पाओगे। मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, तो बोथ द मासेज आर रिलीज फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3m by 2, देन रिंग विल राइज। योगेश बाबू कह रहे हैं कि इसको फ्रिक्शन से करा दो तो मजा आ जाएगा। अरे पहले स्मूथ वाला कर लो तो फ्रिक्शन वाला अपने आप आपको आ जाएगा। फ्रिक्शन आने पे क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा काम थोड़ी करना है, बस एक्स्ट्रा काम ये करना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना है अगर फ्रिक्शन रहेगा तो। ठीक है, और भी क्या कॉम्प्लिकेसी आ सकती है आप ये भी यहां से फील कर पाएंगे, पहले स्मूथ का करके देख लीजिए। तो अब आप देखिए क्या होगा कि जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे ये इस तरफ आएगा, ये नीचे लुढ़केगा, ये भी नीचे। बट यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है वो समझने वाली ये है कि नॉर्मल रिएक्शन दो जगह पे है, एक इनर
कांटेक्ट और एक आउटर कांटेक्ट, तो एक इनर और आउटर दोनों कांटेक्ट पे है नॉर्मल रिएक्शन। तो कौन से सरफेसेस जो है नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा बॉल पे? क्या इनर रिंग लगा रही होगी या आउटर रिंग लगा रही होगी, क्या दोनों लगा रहे होंगे? अब ये समझने वाली बात है। अब देखो ध्यान से, इतना तो सभी लोग समझते हो कि रिंग को उठने का मतलब उसके वेट को ओवरकम करना। रिंग को उठने का मतलब कि रिंग ऊपर उठने लगे, उसके लिए वेट को कोई ओवरकम करे। और रिंग को ऊपर उठने का मतलब इतना तो सबको समझ में आता है भाई कि इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगे वो ऊपर लगे। बात समझिएगा, यहीं से सोचना है। एज ए स्टूडेंट कोई सोचेगा तो कैसे सोच सकता है? इतना तो सभी सोच सकते हैं कि भाई ऊपर उठाना है तो वेट को ओवरकम करना होगा, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे अगर आ जाओ, तो अगर मैं ये बोलूं कि इसे उठना है तो इसका मतलब यहां पर इस रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शंस ऐसे लगेंगे इस रिंग पर। अगर आप केवल रिंग के लिए सोच रहे हैं तो इतना तो समझते हो कि इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगे, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगे, और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट जो है, दोनों कंपोनेंट मिलकर किसको बैलेंस ओवरकम कर दें? mg, इसके अपने वेट को। तभी पॉसिबल है, नहीं तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये n दोनों n सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। ये अगर मैं थीटा ले रहा हूं, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा n cos थीटा, इधर होगा n cos थीटा। तो और इधर अब इसका अपना फोर्स क्या है? mg है। मैं केवल रिंग की एफबीडी बना रहा हूं तो रिंग पे लगने वाले फोर्सेस दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि फॉर रिंग टू राइज, फॉर रिंग टू राइज 2n cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। इतना तो मानते हैं सभी लोग, 2n cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। रिंग रोटेट होगी तभी राइज होगी। मां कसम, आप लोग मतलब बहुत जहरीले हो। अरे रिंग रोटेट कैसे होगी यार? रिंग को रोटेट करने के लिए तो कोई ना कोई टॉर्क चाहिए ना। अगर आप रोटेशन सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप टॉर्क जानते होंगे। तो टॉर्क जो है आप जानते होंगे, तो टेंशन जो है, लाइन ऑफ टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रहा है, और इस नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर से पास हो रहा है। तो रिंग रोटेट कैसे होगी? रिंग रोटेट नहीं होगी। ठीक है, रिंग जो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल भी नहीं जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिमेट्रिकल है। अब आपने ये सीखा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगे, ठीक बात है। तो जब नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर लगेगा तो रिंग पे बॉल पे कैसा लगेगा? अब आप बॉल की एफबीडी बना के सोचिए। अगर आप एक बॉल की बनाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट वही बात है ना, यहाँ पे जो क्राउड को देखता हूं तो उससे समझ में आता है कि ये सब क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन में इतने भयंकर क्राउड रहते हैं। कुछ तो रहते ही हैं, अब सबकी बात मैं नहीं जानता। कुछ टैलेंटेड, इतने टैलेंटेड हैं कि मान लीजिए कहीं यहां पर आया, बट मेरा काम है, आप कुछ भी रहो उससे मतलब नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना और बताना कि मेरे मेहनत से, मेरी कमी से आपका कोई नुकसान ना हो। तो मैं सब कुछ बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। हर लेवल की चीज आप यहां कर रहे हैं, आप कितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन देखिए, इस पे अगर ऐसा लग रहा है तो यही नॉर्मल रिएक्शन बॉल पे ऐसा लगना चाहिए। और कौन लगाएगा फिर? आउटर। कौन लगाएगा? आउटर वाला रिंग जो है दोनों बॉल पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, तभी तो पॉसिबल है भाई, तभी तो पॉसिबल है। बताइए, ये समझ रहे हैं? ठीक है, इक्वलिटी का साइन देखो इसलिए लिया है कि जस्ट क्रिटिकल कंडीशन है, उठने ही वाला है। जैसे आप फ्रिक्शन में भी लेते थे, एफएस मैक्स को जस्ट ओवरकम किया तो चलने ही वाला है, इसीलिए क्रिटिकल है, वो मिनिमम वैल्यू देगा, इसीलिए इनइक्वलिटी लिया है। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा।
ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन जब ऐसा आएगा तो देखें कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, बॉल यहां से यहां आ चुका होगा, तो अभी आपने एनर्जी कंजर्वेशन करना सीखा है, आप यहां से एनर्जी कंजर्वेशन करके बॉल की ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बॉल इधर v वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है। बॉल का रेडियस नेग्लिजिबल है, इसमें आप परेशान मत होइएगा कि सर बॉल का रेडियस नहीं दिया हुआ है। बॉल एक पार्टिकल है, बॉल का रेडियस नेग्लिजिबल है, तो बॉल का रेडियस नेग्लिजिबल है तो हम यही मान रहे हैं कि वो r रेडियस में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये n, ये v है उसका बॉल का, तो ये कितनी हाइट उतरा है। एनर्जी कंजर्वेशन से आप यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये r है और ये अपने पास होगा r cos थीटा। मानते हैं, पहले बॉल यहां पर था, पहले बॉल यहां पे था, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रही होगी, मैं यही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये अपनी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी r पे रही होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और रिंग के बारे में नहीं सोचना है आपको, तो आपको जो है रिंग के बारे में नहीं सोचना है। रिंग के बारे में इसलिए नहीं सोचना है, ठीक है, बिल्कुल भाई, अगर आप ये इस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डीपीपी में क्या, डीपीपी आपसे बहुत, आपके औकात से बहुत नीचे होगी, ठीक है। डीपीपी हो गया, और इसी तरीके से आपको जेई मेंस भी आपके औकात से बहुत नीचे मिलेगा। अगर आप कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, आप और कुछ इधर उधर नहीं कर रहे हैं, आपने मेहनत किया है, तो आप जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जो चैप्टर्स खत्म हो गए आपको दिखने लगेगा। दिक्कत तो ये है ना कि सेल्फ इवेल्युएशन नाम की चीज नहीं है, लोग दूसरे को इवेल्युएट करते रहते हैं, वो अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते। आप किसी के साथ पढ़ रहे हैं तो आप पहले देखिए कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं, बस खुश रहिए। आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप परेशान, लोग इसमें कौन सी ओलंपियाड की किताब लगा लें, कौन सा ये कर लें, या कौन सा टीचर का काम है कोई चीज इजी बताना, ना कि उसको जो है कॉम्प्लिकेट करके बताना। बट यहाँ पे जितनी चीजें कॉम्प्लिकेट करके बताई जाए, 4-4 5-5 वेक्टर बना दिया जाए, जो इजीली भी हो सकता है, तो वेक्टर घुसाने की जरूरत नहीं है जिसमें, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है करने से वो चीज बहुत टफ और वो एडवांस लेवल होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। एनर्जी कंजर्वेशन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप यहां से यहां कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी के लिए ये बॉल, 2 बॉल है, एक बॉल के लिए कर लीजिए, किसी भी एक बॉल के लिए कर लीजिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक बॉल के लिए अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgr होगी, ठीक है, mgr इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, इज इक्वल टू, जब ये नीचे आ चुका होगा, इसको मैं जीरो पोटेंशियल लाइन ले रहा हूं, दैट इज आवर जीरो पोटेंशियल लाइन। तो ये बॉल, मान लो मैं इस बॉल के लिए कर रहा हूं, तो ये बॉल पहले ऐसे थी, है ना, यहां पे इसका मैंने बोला आपको रेडियस निग्लिजिबल है, तो ये मानेंगे कि r रेडियस पे है, तो mgr इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर mgr cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, यही तो होगा। तो v आप निकाल सकते हो, v कितना हो जाएगा, 2gr माइनस gr cos थीटा, या mv स्क्वायर निकाल लो, केवल mv स्क्वायर ही निकाल लो पूरा। mv स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, 2mgr, क्योंकि हमें mv स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो mv स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 2mgr माइनस mgr cos थीटा। अब एक सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन लिख सकते हो। सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन क्या होगी, ये है नॉर्मल रिएक्शन, मैं यहां बना दे रहा हूं, तो सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन आप लिख लीजिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन क्या होगी, n इज इक्वल टू, n नहीं, n के साथ mg का कंपोनेंट भी लगेगा ना, n के साथ mg का कंपोनेंट भी लगेगा, तो mg का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थीटा, देखिए इस पे mg लग रहा होगा,
और ये आपने थीटा बोला है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर पे आएगा mg cos थीटा भी आएगा। ये अभी अभी किया आपने, तो n प्लस mg cos थीटा, n प्लस mg cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मानते हो कि नहीं? और यहां से अपने पास, यहां से ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसको लाओगे तो n जो है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। लेकिन अभी इसकी जो मजेदार बात है वो ये है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हमेशा शुरुआत से इसके ऊपर लग रहा होगा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन शुरू में यहां तक लगेगा, इसके तरफ एक ऐसा एंगल होगा जहां पे नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये इस क्वेश्चन की और एक अच्छी बात है कि नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज द डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा भाई, वो दोनों एंगल भी निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ एनालाइज किया जा सकता है। नॉर्मल रिएक्शन अभी ऐसा लग रहा है और कुछ फाई के लिए ये जो थीटा आप देख रहे हो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ समय तक ऐसा लगेगा, उसके बाद जो है नॉर्मल रिएक्शन अपनी साइन बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये वो एंगल है जब ये कांटेक्ट लूज करेगा। तो ये फाई आप सब लोग बता सकते हो, अभी अभी निकाला है आपने। फाई क्या होगा? वो होगा फाई जिसपे कि नॉर्मल रिएक्शन ये कांटेक्ट लूज करे, अभी निकाला था ना आपने, cos फाई इक्वल टू 2/3 डायमीटर के हाइट से अगर हम छोड़ते हैं तो फाई आएगा आपका cos इनवर्स 2/3। इसके बाद ये वो फाई होगा, ठीक है, जहां पर जो है मतलब व्हेन थीटा इक्वल टू फाई, व्हेन थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, तब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज साइन, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात पहले समझेगी नहीं, विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? क्योंकि यहां पे ये cos इनवर्स 2/3 होगा, इस पर जो है क्या होगा कि ये यहां से दूर जाना चाहेगा, क्योंकि लूजिंग कांटेक्ट होगा ना। तो जब दूर जाएगा तो ये यहां पे जब ये यहां से कांटेक्ट लूज करेगा तो जब ये दूर जाएगा तो ये इसके साथ टच में आएगा, तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट कि cos थीटा जब 2/3 होगा, उसके लेस होगा, तो उसके पहले इनर वाला जो है नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लगा रहा होगा, और जब cos थीटा इक्वल टू 2/3 होगा मतलब वो वहां से इनर वाले को छोड़ रहा होगा। और इनर वाले ही क्यों लगाएगा? क्योंकि mg sin थीटा इधर लगेगा ना भाई, तो mg sin थीटा यहां पे कांटेक्ट जनरेट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा। लेकिन एक cos थीटा इक्वल टू जब 2/3 आएगा तो बॉल अपना कांटेक्ट लूज करेगा, जब बॉल अपना कांटेक्ट लूज करेगा तो बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो टच में आ जाएगा आउटर वाले रिंग के। तो वो चीज यहां चल रही है, शायद अब सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसको और इस एम वी स्क्वायर बाई आर, इन दो इक्वेशन से हम n एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। यहां से n एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लीजिए, तो n क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं। ये था, और v की वैल्यू अपने पास क्या थी? v की वैल्यू थी, एम वी स्क्वायर की वैल्यू थी 2mgr माइनस mgr cos थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लाकर यहां पुट कर दीजिए, तो n प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2mgr माइनस mgr cos थीटा अपॉन में r। तो r तो कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 2mg माइनस mg cos थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना?
2 mgr cos थीटा होगा ना, 2 mgr माइनस mgr cos थीटा, ये तो n है, mv स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं आप, तो 2 mg माइनस mg, अच्छा यहां 2 mg भी होगा, mv स्क्वायर को आप यहां लिखेंगे तो ये पूरे में 2 आएगा, ये पूरे में 2 होगा भाई, ये पूरे में 2 होगा, ये यहां पे 2 आएगा, तो यहां पे भी 2 आएगा एक, ठीक है, तो यहां पे 2 mgr माइनस यहां भी 2 होगा, तो फाइनली n क्या आ जाएगा देख लीजिए, n आ जाएगा 2 mg माइनस 3 mg cos थीटा, ये चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 2 mg माइनस 3 mg cos थीटा, चेक करिए सब लोग, यही आएगा। क्लियर है? चलिए फिर कमेंट कर पा रहे हैं आप लोग, कमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं? कमेंट कर पा रहे हैं तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, डाउट नहीं पूछ पाएंगे नहीं तो। नहीं कर पा रहे हैं शायद, ठीक है चलिए फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं ये इसी क्वेश्चन को। और आप लोग सोचिएगा इसमें अभी कैसे हेल्प लेंगे कि m बाई एम की इनइक्वलिटी ले आए, यहां पे हो चुका है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हो चुका है, n की वैल्यू यहां लाके रखनी होगी, कर दूं इसमें, ये जो आप देख रहे हैं इनइक्वलिटी कैसे बनाएंगे, ये कर ही लेते हैं भाई, ठीक है, जाना मत, कर ही लेते हैं। 2n cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू mg है, तो देखो आपने n निकाल दिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अब यहां मैथ्स लगना है, फिजिक्स तो हो चुका है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसी को ले रहे हैं, ठीक है, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड, इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2n cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू mg है, फ्रॉम फर्स्ट क्या था, 2n cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल mg, यही तो था, याद करिए, तो इस n की वैल्यू यहां लाके रखिए, तो 2 cos थीटा और n की वैल्यू रखेंगे आप, तो क्या आएगा 2 स्मॉल mg माइनस 3 mg cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब आपको यह बताना है कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, देखिए ध्यान से सुनिए, अब इतनी मैथ्स तो आप लोग करते हो, कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए इनइक्वलिटी ट्रू हो, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए अपना ये इनइक्वलिटी ट्रू हो, तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये वैल्यू, ये आपको दिख रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालें, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी ये इनइक्वलिटी ट्रू होगी, तो हमेशा ट्रू होगी, मानते हैं कि नहीं? अगर ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन, मतलब ये पलटे ना, इनइक्वलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, ये अगर पॉजिटिव रह जाए तो ये नहीं पलटेगी इनइक्वलिटी, अगर ये 2mg 3mg cos थीटा में ये कहीं नेगेटिव हो गया तो ये इनइक्वलिटी पलट जाएगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरी वैल्यू जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू पे भी ये इनइक्वलिटी जस्टिफाई रहेगी, तो हमेशा जस्टिफाई रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ y मान लेंगे। अब y जो आपके पास फंक्शन है वो है 2mg माइनस 3mg cos थीटा, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फॉर y मैक्स, ठीक है, dy बाई डी थीटा को जीरो करते हैं, dy बाई डी थीटा को जीरो कर देते हैं, तो यहां से क्या आएगा देखो, अच्छा ये पूरा होगा ना, ये cos थीटा भी तो है, cos थीटा और ये पूरा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, तो इसको मैक्सिमाइज कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये पूरा ओपन कर दो, पहले ओपन, इसको y नहीं, पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस फंक्शन की पूरा फंक्शन ले लो, ये इस पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू से भी
के लिए आप यहां से लिखा सकते हो, बताएंगे क्या आ रहा है फाइनली। 2 cos थीटा है और 2 mg माइनस 3 mg cos थीटा। तो इसको अगर इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल के इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे निकालेंगे, इस मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है उसको यहां पे आप अगर आप पुट करते हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक बार देखिएगा क्या आ रही है। मैक्सिमम मिनिमा कर दो 2 mg, तो ये क्या हो जाएगा 4 mg कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस। इनइक्वलिटी बस हमें करना है ना, तो हमें केवल इसी को मैक्सिमाइज कर देना चाहिए, क्यों। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं, बहुत बच्चों का कुछ डाउट होगा तो पूछ नहीं पाएंगे, अच्छा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो कल काफी कुछ कर दिया है मैंने, यहीं से थोड़ा सा और है, इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू को आप ले आके बस यहाँ पुट करेंगे, आपको मिलने लगेगा m और m में इनइक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। m और m में आपको इनइक्वलिटी मिल जाएगी जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो, ठीक है। चलिए फिर कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।